JT आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ज़ेर इंसराम ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद हो चुका है। अब तक के आप कई सारी यूनिट्स का मुतालिया कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मोटिवेशनल थ्योरीज़ एंड ग्रेटेस्ट मोटिवेटर्स के हवाले से आप अहम और मुफीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। मैं अताउर रहमान नूरी इन तमाम ही मालूमात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं। तो आइए इस अहम ऑनलाइन कोर्स की यूनिट 3 का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन की तारीफ़ क्या है, मोटिवेशन कहते किसे है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन यानी तहरीक का पैदा होना। हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमें तहरीक कहाँ से मिलती है, जज्बा कहाँ से मिलता है, हम किस तरह से मुतहर्रिक होते हैं, किस तरह से रज़ामंद होते हैं उस काम को करने के लिए, उसे समझना ज़रूरी है। उसे आप एक मिसाल के ज़रिए से समझ सकते हैं। बचपन में जब हम प्राइमरी या सेकेंडरी क्लासेस में थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन हमें मोटिवेट करते थे स्कूल जाने के लिए, रज़ामंद करते थे कोचिंग जाने के लिए या ट्यूशन जाने के लिए। स्कूल से वापस आने के बाद हम खेल कूद में मगन हो जाते थे, पढ़ाई की तरफ से हमारा ध्यान हट जाता था। ऐसे में हमारे पेरेंट्स, हमारे सरपरस्त, हमारे बुज़ुर्ग हमें इस बात के लिए रज़ामंद करते थे कि स्कूल में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका इआदा किया जाए, उसे रिपीट किया जाए। क्लास टीचर ने जो कुछ भी होमवर्क दिया है उसे कंप्लीट किया जाए, उसे मुकम्मल किया जाए। ये बचपन की बातें थी जब हमें मोटिवेट किया जाता था। अब हम कॉलेज का हिस्सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप लोग BA या MA के स्टूडेंट्स होंगे। अब आप लोगों को ये नहीं कहा जाता है कि जो भी असाइनमेंट दिया गया है, जो भी क्लास वर्क को घर पे करने के लिए दिया गया है, आप उसे फुलफ़िल कीजिए, आप उसे कंप्लीट कीजिए। आपका खुद का एक शेड्यूल होता है। कॉलेज से वापस आने के बाद उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपने तमाम ही कामों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि इस एज में आप मैच्योर हो चुके हैं, बालिग नज़री आप में आ चुकी है और आप सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हो। बचपन में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत थी, लेकिन इस उम्र में आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हो। आप जानते हो आप वर्दी हो चुके हो। आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपकी डिग्री की वैल्यू क्या है, आपकी एजुकेशन की वैल्यू क्या है। इस सबब से आप अपना 100% एजुकेशन में देने की कोशिश करते हो। तो ये तहरीक कहाँ से हमें मिलती है, इसे ही कहा जाता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन हर एक में अलग अलग हो सकता है। मोटिवेशन आता कहाँ से है, आपको बूस्ट मिलता कहाँ से है, आपने मोटिवेशन कहाँ से हासिल किया, ये तमाम एक प्रोसेस के ज़रिए से होता है। उस प्रोसेस को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया तो मोटिवेशन थ्योरी को समझने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि मोटिवेशन आता कहाँ से, मोटिवेशन का आगाज़ कहाँ से होता है। देखिए, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। जब तक ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की ईजाद नहीं हो सकती। मोटिवेशन के लिए भी, तहरीक के लिए भी ईजाद का या ज़रूरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास ज़रूरत है तो मोटिवेशन अज खुद आ जाएगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आ सकते। जैसे एक गरीब घराने का या मुतवस्सित घराने का फ़र्द है, वो चाहता है अपनी फैमिली को आसाइश देना, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता करना। तो ये उसकी एक नीड है। नीड क्या है कि उसके पास सरमाया हो, नीड क्या है कि उसके पास पैसा हो। इसलिए कि मौजूदा दौर में जितनी आसाइशें हैं, जितनी सर्विसेज हैं,
जो भी लग्जरियस लाइफ है वो किसके जरिए से फुलफिल होती है? वो पैसों के जरिए से फुलफिल होती है। तो एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश की तकमील किसके जरिए से मुकम्मल होंगी? पैसों के जरिए से, सरमाया के जरिए से। तो अल्टीमेटली एक नीड क्रिएट हुई, एक ज़रूरत बन गई। अब जब ज़रूरत आ गई तो फिर टेंशन होता है। किस बात को लेकर टेंशन होता है? कि उस नीड को हम किस तरह से मुकम्मल करें। उस टेंशन के चलते हुए हम एक्शन करने की कोशिश करते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं। अमल हमारा किस तरफ होता है? हमारे टारगेट की तरफ होता है, हमारे सब्जेक्ट की तरफ होता है, हमारे गोल की तरफ होता है। हमारा गोल क्या है? उस नीड को मुकम्मल करना। नीड क्या है? सरमाया हासिल करना, पैसा हासिल करना। क्यों? इसलिए कि हम अपनी फैमिली को लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं, उन्हें आसाइशें देना चाहते हैं, उन्हें सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। तो एक ज़रूरत पहले बनी, उस ज़रूरत के चलते हुए एक टेंशन क्रिएट हुआ। उस टेंशन को दूर करने के लिए हमने क्या किया? अमल करना शुरू किया। अमल हमारा किस जानिब था? गोल की जानिब था। अब जब हम गोल की जानिब अमल करना शुरू करते हैं तो उसका नतीजा बरामद होता है। नतीजा रिवार्ड की सूरत में भी हो सकता है कि हमने कोई कारोबार शुरू कर दिया, कोई जॉब हासिल कर ली, सरमाया आ गया और उस सरमाए से हम अपनी फैमिली को जो सहूलियात देना चाहते थे वो सहूलियात हमने फराहम कर दी। जब सहूलियात हमने फराहम कर दी तो क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड हमें हासिल हो गई। अब वो मोटिवेशन बरकरार नहीं रहेगा, अब वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इसलिए कि मोटिवेशन जरूरत के सबब था। जरूरत क्या थी? सरमाए के जरिए से फैमिली को सहूलियात फराहम करना। आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसे समझने की कोशिश करें। इस वक्त आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपको पीएचडी करना है। पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट सेट क्वालिफाई होना, पीएचडी होना जरूरी है। तो एक जरूरत बनी, जरूरत के बनते हुए आप में एक टेंशन क्रिएट हुआ। किस बात का टेंशन? कि हमें नेट सेट क्वालिफाई करना है, हमें पीएचडी करना है। अब आप नेट सेट के लिए स्टडी करेंगे, पीएचडी के लिए जो मराहिल है, जो प्रोसेस है, उसकी तकमील की कोशिश करेंगे। यानी आपका एक्शन प्लान स्टार्ट हो गया, आपका अमल शुरू हो गया, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब जर्नी किस बात की तरफ है? आपकी गोल की तरफ है। गोल आपका क्या है? नेट सेट क्रैक करना, पीएचडी करना और उसके बाद जॉब को हासिल करना। अब गोल की तरफ जब आपने एक्शन किया तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड किस सूरत में मिलेगा? या तो आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे या तो आप नेट फेल हो जाएंगे। नेट फेल हो गए तो नीड आपकी अभी भी बरकरार है, टेंशन आपका अभी भी बरकरार है। आप एक्शन करते रहेंगे गोल की तरफ और कभी ना कभी आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए तो आपकी नीड मुकम्मल हो गई, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स आपको हासिल हो गई। तो अब आपका मोटिवेशन नेट के हवाले से नहीं है, अब आपका मोटिवेशन चेंज हो जाएगा, अब आपकी नीड चेंज हो जाएंगे, अब आपकी ज़रूरत तब्दील हो जाएंगी। ज़रूरत क्या तब्दील हो गई? पहले आपकी नीड नेट को क्रैक करना था, अब नेट आपने क्रैक कर लिया तो अब आपकी नीड क्या हो गई? या तो पीएचडी में एडमिशन लेना या तो जॉब को हासिल करना। तो जॉब को हासिल करने के लिए फिर आपको टेंशन क्रिएट होगा, फिर आप एक्शन करेंगे, फिर आप गोल की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो इस प्रोसेस को समझना जरूरी था। अब देखिए टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के हवाले से दो कैटेगरी है, दो टाइप निकलकर सामने आती है। एक होती है कंटेंट थ्योरी, दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरीज। अब कंटेंट थ्योरीज क्या है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, वो कौन सा जज्बा है जो आपको तहरीक दिलाता है, वो कौन सा फलसफा है जिसके जरिए से आप मोटिवेट होते हैं। वो अलग अलग हो सकता है, वो आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, वो आपकी कोई शख्सियत हो सकती है, वो आपकी ह्यूमन नीड हो सकती है, वो आपकी डिज़ायर हो सकती है, वो आपकी इंटरनल एबिलिटी हो सकती है, अंदरूनी जज्बा हो सकता है जो आपको मुतहर्रिक करता है। यानी आपके कंटेंट थ्योरीज में वो बातें आती है जो आपको सेल्फ मोटिवेट करने वाली होती है। जैसे आप बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं। एक बच्चा है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, या एक बच्चा है जो आईएएस बनना चाहता है, तो ये उसकी अंदरूनी ख्वाहिश है, ये उसकी ह्यूमन नीड है, ये उसको मोटिवेट करती रहती है कि आपको आईएएस बनना है। तो एक थ्योरी वो होती है जो कंटेंट थ्योरी होती है,
जिसमें ये देखा जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करने वाली है, जो आपको तहरीक दिलाने वाली है, जो आपको मुतहर्रिक रखने वाली है। दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज में क्या होता है कि आप मोटिवेट कैसे होंगे, आप मोटिवेट किस चीज से होंगे। कंटेंट में आपने क्या देखा कि वो कौन सी चीज है, लेकिन प्रोसेस में आपको मरहला देखा जाता है, आपका प्रोसेस चेक किया जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, आपका परसेप्शन देखा जाता है, आपकी डायरेक्शन देखी जाती है, आपकी डिग्री देखी जाती है, आपके एफर्ट्स का जायजा लिया जाता है कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हैं मोटिवेशन के लिए, आप किस कदर किन चीजों से, किन जराए से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो टाइप्स होती है थ्योरीज की, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। अब आप देखिए, आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इस चार्ट में कंटेंट थ्योरीज को अलहदा मेंशन किया गया है और प्रोसेस थ्योरीज को अलहदा मेंशन किया गया है। दोनों जुमराजात में, दोनों कॉलम में, दोनों खानों में 5-5 थ्योरीज रखी गई है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में 10 या 10 से कुछ जायद थ्योरीज आती है, लेकिन वो थ्योरीज पूरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि कुछ थ्योरीज कंटेंट थ्योरीज है, कुछ प्रोसेस थ्योरीज है। यानी कुछ थ्योरीज इस बात पर गौर करती है कि वो कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करने वाली है, और कुछ थ्योरीज इस बात पर ध्यान देती है कि वो क्या चीज है जिसके जरिए से आप मोटिवेट होते हैं, आप मोटिवेट कैसे होंगे, किस जरिए से होंगे। तो कंटेंट थ्योरीज में आप जिन थ्योरीज को पढ़ सकते हैं, उसमें पहली थ्योरीज है मास्लोज हायरार्की थ्योरी, दूसरी है हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, तीसरी थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जिसे हम बेहतर अंदाज में आगे समझने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर की थ्योरी है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी और पांचवी है ERG थ्योरी। इन पांचों थ्योरीज को बेहतर अंदाज में हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोटिवेशन आता कहां से है, मोटिवेशन होती कैसे है और किस तरह से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जबकि प्रोसेस थ्योरीज में गोल सेटिंग थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टन एंड लॉलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी वगैरह का भी आप जायजा ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मास्लो हायरार्की थ्योरी, ये दी गई थी अब्राहम मास्लो के जरिए से सन 1942 में। यहाँ पर मास्लो ने एक क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किया था और क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए से सबसे एक सवाल पूछा था, एक क्वेश्चन अराइज किया था। वो सवाल क्या था कि ऐसा कौन सा जज्बा है जो आपको काम करने पर रजामंद करता है, वो कौन सी चीज है जो आपको काम पर उभारती है, काम पर उकसाती है। कि देखिए हर इंसान की जरूरत होती है, हर इंसान काम करता है, हर इंसान अपने मकासद की तकमील के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन उस काम की तकमील के पीछे, उस जरूरत को मुकम्मल करने के पीछे जज्बा कौन सा है, तहरीक कौन सी है, वो बूस्ट उसे कहां से मिलता है, वो मोटिवेट कहां से मिलता है। तो अब्राहम मास्लो ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में हर किसी से सवाल कायम किया था। अब जरूरत हर इंसान की अलग अलग होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सेफ्टी नीड होती है, फिर स्टीम नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, नीड हर इंसान की जरूरत होती है। अब मास्लो ने क्या कहा कि हायरार्की है, यानी ख्वाहिशों के दर्जे है, ख्वाहिशों के तबके है। अब उन तबकों को उसने बयान किया था। पहला दर्जा उसने बयान किया फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड, अब देखिए हर इंसान की जरूरत, जिसे आप कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें इंसान चाहता है, सबसे पहली नीड होती है कि उसे खाना मिल जाए, उसे पानी मिल जाए, उसे रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए, उसे आराम के लिए जगह मिल जाए, मौसम से बचने के लिए उसे कपड़े मिल जाए। तो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, ये पहली नीड हो गई। पहली नीड इंसान की जब फुलफिल हो जाती है, जब मुकम्मल हो जाती है, तो दूसरी नीड की तरफ बढ़ता है, दूसरी जरूरत की तरफ बढ़ता है। दूसरी जरूरत क्या है, सेफ्टी नीड, यानी उसे सिक्योरिटी हासिल हो जाए, उसे सेफ्टी हासिल हो जाए,
उसे जॉब मिल जाए, सेफ्टी उसे हासिल हो जाए, उसे पेंशन मिल जाए, वो हेल्थ प्लान ले लेता है, वो आगे की सोचने लगता है, वो फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है। ये कब होता है? मास्लो के मुताबिक जब पहली जरूरत मुकम्मल हो जाती है तो इंसान दूसरी जरूरत की तरफ बढ़ता है। यानी पहले रोटी कपड़ा मकान हासिल हो जाए, उसके बाद वो जॉब की फिक्र करता है, जॉब हासिल हो जाए तो फिर वो पेंशन की फिक्र करता है, अगर पेंशन प्लान उसके पास नहीं है तो वो हेल्थ प्लान लेने की कोशिश करता है, LIC पॉलिसीज लेने की कोशिश करता है, अपनी फैमिली को सिक्योर करता है, उनकी सेफ्टी की कोशिश करता है। जब ये हासिल हो जाए तो वो तीसरे दर्जे में कदम बढ़ाता है। तीसरा दर्जा क्या है? सोशल नीड। सोशल नीड में हर इंसान ये चाहता है कि समाज में उसे रिस्पेक्ट मिले, समाज उसे जाने, समाज उसे पहचाने, उसका एक रुतबा हो, उसका एक मान सम्मान हो, उसका एक स्टेटस हो। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान समाजी जानवर है, इंसान समाज में रहना पसंद करता है, घुल मिल कर रहना पसंद करता है। वो अपने इर्द गिर्द में इंसानों को चाहता है जिनके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके। सोशल नीड्स, आप देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, हम लेक्चरार हैं, लेकिन अब एक सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम जुड़ते हैं, हम अपने ख़यालात विमर्श करते हैं, कभी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्क्राइब्ड है, स्लाइड शेयर है, आर्काइव्स है, वहाँ पर हम अपने ख़यालात को बयान करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ अफकार बयान करने हैं तो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं। तो ये सोशल साइट्स है जहाँ पर हमारी एक बॉन्डिंग होती है, हम समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम अपने ख्यालात को समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। जब इस ख्वाहिश की तकमील हो जाती है तो उसके बाद आती है फिर स्टीम नीड। इसमें क्या है? प्रेस्टीज चाहिए, इसमें क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इसमें क्या है? स्टेटस चाहिए। देखिए, जॉब क्या है? वो दूसरे दर्जे की नीड है। लेकिन स्टीम नीड में जॉब तो मिल गई, लेकिन जॉब में स्टेटस क्या है, हमारा मान सम्मान क्या है, हमारा रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी मिलती है। जॉब जैसे एक क्लर्क की जॉब है, एक प्यून की जॉब है, जॉब वो भी है, लेकिन उसके बरक्स में एक प्रोफेसर की जॉब है, एक प्रिंसिपल की जॉब है, वाइस चांसलर की जॉब है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो स्टीम नीड, जब स्टीम नीड क्लियर हो जाती है तो उसके बाद में फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हर किसी को नहीं मिलता है, हर कोई इस नीड तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसलिए कि इंसान को अपने काम करने का मकसद मालूम होना चाहिए। मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे फलसफा क्या है, उसके पीछे थीम क्या है, ये हर इंसान नहीं जांच पाते, हर इंसान नहीं परख पाता है। तो इस तरह से 5 नीड ये बयान की है मास्लोज ने कि इंसान की ज़रूरतें, इंसान की नीड, इंसान की ख्वाहिशें हियरार्की पर मुश्तमिल होती है, जिसे यके बाद दीगरे वो हासिल करता जाता है। लेकिन देखिए, इसे क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। अब क्रिटिसाइज करने के पीछे हर एक की वजह है। अब हर एक की वजह क्या है? नीड कांट बी इन हियरार्की। नीड जो है वो दर्जे में तकसीम नहीं हो सकती, हियरार्की में बदल नहीं सकती है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड मुकम्मल होंगी, फिर सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद में इंसान बढ़ता है सोशल नीड की तरफ, उसके बाद स्टीम नीड की तरफ, और फिर फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड, बाज इंसान के पास कुछ होता नहीं है, यानी उसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिशें, वो दर्जों में आप उसे नहीं भाग सकते। अब सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहाँ पर आती है? स्टीम नीड में आती है। उसका स्टेटस, उसका मान सम्मान, उसकी खुददारी, उसकी रजामंदी, ये सब स्टीम नीड में है। लेकिन एक इंसान वो है जिसके पास खाना पीना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाता है, उसके बाद भी वो भीख नहीं मांगता है, उसके बाद भी वो अपनी ख्वाहिशों को दूसरों के सामने बयान नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी एक खुददारी है, उसकी खुददारी उसके हाथों को फैलाने से मना करती है दूसरों के सामने। तो जो मास्लो की थ्योरी है हियरार्की पर मबनी नहीं हो सकती। अब हर वक्त नीड्स का होना जरूरी नहीं है।
कभी परसेप्शन हो सकता है, कभी एक्सपेक्टेशन हो सकता है, उसका खुद का बिहेवियर हो सकता है। तो सिर्फ नीड ही काफ़ी नहीं होती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जिसे क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया था। अब अगली थ्योरी को हम, हाँ, उसमें अब एक चीज़ और निकल कर आती है, मेनी नीड्स एट द सेम टाइम, कि इंसान की नीड ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक फुलफिल होते रहे, बाद मर्तबा बहुत सारी नीड एक साथ आ जाती है। जैसे इंसान फिजियोलॉजिकल नीड को भी मुकम्मल करने की कोशिश करता है, जॉब भी हासिल करने की कोशिश करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तलाश करता है, डिग्निटी को भी तलाश करते हैं, अपना एक स्टेटस भी चाहता है। तो बहुत सारी ख्वाहिशें एक साथ भी आ सकती हो, दर्जा बदर्जा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह डिफरेंट नीड्स इन डिफरेंट कंट्रीज के, जापान में आप देखिए, जापान में, चाइना में इंसान काम को तरजीह देने की कोशिश करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर थोड़े से लेजीनेस का शिकार होते हैं। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, जैसे कोई छुट्टी आ गई है, फ्राइडे को छुट्टी आ गई है, अब अगला संडे आने वाला है, तो हमारी कोशिश क्या होती है, फ्राइडे को तो छुट्टी है ही, सैटरडे की छुट्टी हम डाल देते हैं, संडे तो छुट्टी का आने ही वाला है, तो 3 छुट्टियां हमें एक साथ मिल जाएगी। यानी एक लेजीनेस है, कंट्री टू कंट्री है। लेकिन बाज़ दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। वो छुट्टियों को असेंबल करने की कोशिश नहीं करते, वो काम पर तवज्जो देते हैं, वो अपने फ्यूचर प्लान के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब आइए दूसरी थ्योरी को हम देखने की कोशिश करते हैं, वो हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है। ये थ्योरी दी गई थी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के जरिए से, जिसे 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। 1950 में ये थ्योरी निकल कर आई थी। अब इसमें क्या किया गया था कि फ्रेडरिक ने 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स के ऊपर अप्लाई किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जानने की कोशिश की थी कि इंसान में वो क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जो आपकी जॉब में आपको पसंद है, और ऐसा क्या है जो आपकी जॉब में आपको नापसंद है। यानी 200 लोगों पर फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 2 सवालात पूछे थे। पहला सवाल क्या था, व्हाट इज अबाउट योर जॉब डेट यू लाइक। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज अबाउट योर जॉब डेट यूअर्स डिसलाइक। यानी वो क्या चीज़ है जो आप अपनी जॉब में पसंद करते हैं, और वो क्या चीज़ है आप जो आपकी जॉब में आप ना पसंद करते हैं। तो इससे 2 फैक्टर्स निकल कर आए थे। एक को फ्रेडरिक ने नाम दिया हाइजीन का, दूसरे को नाम दिया मोटिवेशन का। तो हर्ज़बर्ग के हवाले से 2 फैक्टर्स होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर कहलाता है, दूसरा मोटिवेटर्स कहलाता है। पहले हम मोटिवेटर्स को देखने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेटर्स कहते किसे, हाइजीन कहते किसे। वो फैक्टर्स जिससे आप डिससेटिस्फाइड होते हैं, डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उन्हें हाइजीन फैक्टर कहा जाता है। यानी ऐसे फैक्टर्स जो आपको डिससेटिस्फाइड ना करे वो हाइजीन फैक्टर कहलाते हैं। और वो फैक्टर जिनसे आप पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं उन्हें मोटिवेटर कहा जाता है। तो हाइजीन यानी वो फैक्टर्स जो आपको डिससेटिस्फाई ना करे, और मोटिवेटर यानी वो फैक्टर जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे। अब मोटिवेटर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सैलरी में इजाफा हो जाना, प्रमोशन हो जाना, किसी टाइप की जॉब में पावर मिल जाना, ये मोटिवेशन के जराए हैं जिनके जरिए से आप मोटिवेट होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सैलरी बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, तो इंसान मोटिवेट होगा। अगर प्रमोशन मिलने वाला है तो इंसान आज खुद मोटिवेट होगा। अगर किसी किस्म की पावर उसके पास आने वाली है तो वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, पावर या मोटिवेशन के जराए बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रिकॉग्निशन। अगर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है तो आप मोटिवेट होंगे। जैसे स्टूडेंट्स, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स दिन रात एक कर देते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा वो पढ़ाई करते हैं। इस बुक स्टॉल पर जाओ, उस बुक सेलर से मुलाकात कर, अच्छी से अच्छी बुक्स हासिल करना, करंट अफेयर पर नॉलेज हासिल करना, तबादला ख्याल करना, ग्रुप डिस्कशन करना। क्यों? इसलिए कि एक दफ़ा अगर वो यूपीएससी को क्लियर कर लेते, वो आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं, तो उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है, उन्हें स्टेटस मिलता है, उन्हें मान सम्मान मिलता है। लाखों लोगों में, हजारों लोगों में उनका रुतबा बड़ा हो जाता है। एक डॉक्टर जो 5-7 साल मेहनत करने के बाद जब क्वालिफाई होता है, जब एमबीबीएस बनता है, तो उसे एक प्रीमाइसिस दिया जाता है, एक
हॉस्पिटल दिया जाता है रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए। लेकिन जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट 22-25 साल में आईएएस बन जाता है तो उसे पूरा जिला दिया जाता है, उसे पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है रन करने के लिए। तो 5 साल की मेहनत के बाद एक हॉस्पिटल चलाते हैं एक डॉक्टर, और 2-4 साल की मेहनत के बाद एक स्टूडेंट पूरे जिले को चलाते हैं, वो अधिकारी बन जाते हैं। एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो उसे एक बूस्ट मिलता है, उसे एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए वो तगदो करता है। उसके बाद मोटिवेटर्स में क्या है, अचीवमेंट। अगर कोई गोल सेट है, उसको वो हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मोटिवेट होगा उस गोल को हासिल करने के लिए, उस टारगेट को हासिल करने के लिए। अब देखिए, अचीवमेंट जो है ना वो चैलेंजिंग होना चाहिए, जिसे हम बाद में अभी देखने की कोशिश करेंगे। फिर एडवांसमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बेनिफिट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे उसको जॉब में प्रमोशन मिलने वाली है, उसकी कुछ स्किल्स मिलने वाली है। जैसा कि ग्रोथ भी एक मोटिवेटर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। ग्रोथ किसी भी चीज में ग्रोथ हो सकती है, वो आपकी सैलरी में ग्रोथ हो सकती है, वो आपकी स्किल्स में ग्रोथ हो सकती है, वो आपकी नॉलेज में ग्रोथ हो सकती है, वो आपकी एबिलिटी में ग्रोथ हो सकती है। जैसे कंपनीज करती है, ये स्कूल करती है, या जो आप लोग ये क्रेडिट कोर्स कर रहे हैं। ये क्यों आप लोग क्रेडिट कोर्स कर रहे हैं? इसलिए कि आपको क्रेडिट चाहिए, इसलिए कि आपको डिग्री के लिए क्रेडिट जरूरी है। तो ये क्रेडिट आपको मोटिवेट कर रहे हैं किस बात के लिए, कि आप ये ऑनलाइन कोर्स करें, लीडरशिप को समझने की कोशिश करें। तो एक टाइप की ग्रोथ है। अब ग्रोथ किस टर्म्स में है, ये आपकी स्किल्स में ग्रोथ है, ये आपकी नॉलेज में ग्रोथ है, ये आपकी एबिलिटी में ग्रोथ है। इस कोर्स से करने से आपको पेमेंट हासिल हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। आपकी महारतें बढ़ने वाली है, आपकी अहलियतें बढ़ने वाली है। लेकिन इसी को आप किसी ऑफिस में किसी मुलाजमत के शोबे में रखिए, वहां पर कंपनी बताती है कि 1 महीने का आप कोर्स कर लीजिए, आपकी एबिलिटी अगर इंप्रूव होती है तो आपको इंक्रीमेंट देंगे, आपकी सैलरी में इजाफा कर देंगे। तो ये एक टाइप की ग्रोथ हो जाए, और ये ग्रोथ क्या है, ये मोटिवेटर का काम देंगी, मोटिवेट करेंगी। अब उसके बाद एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास दिलाना जिम्मेदारी का। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। पहले एक एम्प्लॉय थे, उन्हें मैनेजर बना दिए, मैनेजर थे, उनकी मैनेजिंग पोस्ट में और इजाफा कर दी। जैसे पहले एक एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, वो एरिया का बिजनेसमैन हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाता है, सेल्स मैनेजर बन जाता है। तो जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वो जिम्मेदारी मोटिवेट करती है इंसान को काम करने के लिए, उभारने के लिए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैक्टर होता है। जॉब चैलेंज होना चाहिए, यानी वो बातें होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 8 घंटा सो जाइए, ठीक है, सो जाएंगे, कोई बात मोटिवेट करने वाली नहीं है, चैलेंजिंग होनी चाहिए। मैं आपसे ये कह दूं कि 10 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, 10 घंटा आपको स्टडी करनी है, तो 3-4 घंटा तो आप कर ही लेते हो, 10 घंटा आपके लिए एक चैलेंज हो गया। तो अब ये चैलेंज आपको मोटिवेट करेगा। इसलिए कि हम अपने स्टूडेंट्स से हमेशा ये कहते हैं कि अपने टारगेट के लिए हमेशा फोकस्ड रहिए, पढ़ाई कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए। जिस वक्त आप सो रहे होते हैं, जिस वक्त आप टीवी देख रहे होते हैं, जिस वक्त आप सैर सपाटा कर रहे होते हैं, जिस वक्त आप शादी ब्याह के फंक्शंस में बिजी होते हैं, उस वक्त कोई ना कोई आपको कॉम्पीट करने के लिए तैयारी कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, अपनी नींद कुर्बान कर रहा होता है, सेक्रीफाइस कर रहा होता है अपनी डिजायर्स से। तो वो आपको कॉम्पीट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आपके लिए क्या जरूरी हो जाएगा, चैलेंज का होना जरूरी हो जाएगा। अब देख लीजिए हाइजीन फैक्टर क्या होता है। हाइजीन फैक्टर क्या है कि वो चीजें आपको पॉजिटिवली मोटिवेट तो नहीं करती, लेकिन वो आपको डिससेटिस्फाइड कर सकती है। यानी आप उसे आप इस तरह से, जैसे आप तालिब इल्म है, आप स्टूडेंट है, आपको बुनियादी फैसिलिटीज मिल रही है, यानी हाइजीन फैक्टर वो है जो आपको मिल तो रही है, मगर उनसे आप पॉजिटिवली सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, मगर उनका अब्सेंस, उनका गैर हाजिर होना आपको डिससेटिस्फाइड कर देगा, आपको गैर मुतमईन कर देगा। कैसे? आप स्टूडेंट है, आपको बुनियादी सहूलत मिल रही है, आपके पेरेंट्स आपके लिए खाने के इंतजाम करते हैं, आपके लिए कपड़े का इंतजाम करते हैं, आपके लिए रूम का इंतजाम करते हैं, आपके लिए स्टडी टेबल का इंतजाम करते हैं, इसलिए आपको उन चीज़ों की अहमियत मालूम नहीं है, आपको एहसास नहीं होता। आपके पास मोटरसाइकिल है, आप आते बाइक निकालते कॉलेज चले जाते। कभी आप सोचिए, आपको क्या लगता है
ठीक है, सबके पास तो रोटी कपड़ा मकान है, सबके पास तो मोटरसाइकिल है, मेरे पास है तो क्या हुआ। लेकिन अब आप सोचिए, एक हफ्ते के लिए आपके पास से मोटरसाइकिल आपके पेरेंट्स ने छीन ली है, आपके पास नहीं है, आपके मम्मी पापा ने आपसे मोटरसाइकिल ले ली है। अब बसेस बंद है, किसी दिन हड़ताल हो गई, ऑटो रिक्शा बंद है, जाने आने के साधन इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आपको पैदल घर से निकलना होगा कॉलेज जाने के लिए, पैदल आपको घर से निकलना होगा आपकी ऑफिस जाने के लिए। फिर आपको अंदाजा होगा कि मोटरसाइकिल की अहमियत क्या है। ये हाइजीन फैक्टर में आता है, यानी वो चीज़ें जो आपको मिल रही है जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करती है। यानी मोटिवेटर्स में क्या होता है, रिकॉग्निशन है, अचीवमेंट है, एडवांसमेंट है, ग्रोथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब चैलेंज, ये सब क्या करते हैं, पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करने वाले हैं। लेकिन हाइजीन फैक्टर्स क्या है, जो आपको मोटिवेट तो नहीं करते हैं लेकिन उनकी अब्सेंस, उनकी गैर हाजिरी आपको डिससेटिस्फाइड कर देंगी। तो ये हाइजीन फैक्टर में होती है। अब इस थ्योरी की एक खराब बात क्या है कि ऑथर ने क्या किया है कि सारी एनर्जी मोटिवेटर्स पे खर्च कर दी है, हाइजीन फैक्टर को उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बयान नहीं किया है। इसीलिए इस थ्योरी को जॉब सेटिस्फेक्शन थ्योरी कहा जाता है, इसलिए कि सारी बातें तो मोटिवेशन के हवाले से की गई है, हाइजीन फैक्टर के हवाले पर उतनी बातें नहीं की गई है। फिर दूसरी बात जिसे क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया वो क्या है, टू फैक्टर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी सिर्फ दो फैक्टर्स को लेकर हम पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को, पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते। दो ही तो सवाल उसने पूछे थे, वो दो सवाल क्या थे कि वो कौन सी चीज है जो आपको अपनी जॉब में पसंद है और वो कौन सी बातें हैं जो आपको अपनी जॉब में पसंद नहीं है। और कितने लोगों से पूछे थे, सिर्फ 200 लोगों से पूछे थे। उन 200 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके टू फैक्टर थ्योरी बनाई गई जिसे हाइजीन फैक्टर्स कहा गया और मोटिवेशनल फैक्टर्स कहा गया। इसीलिए उसे क्रिटिसाइज किया गया कि टू फैक्टर्स इनफ नहीं होते हैं किसी भी चीज को जज करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को, डिससेटिस्फेक्शन को। अब ये यूनिवर्सल भी नहीं है। क्यों यूनिवर्सल नहीं है? इसलिए कि जो स्टडी की गई है वो कितने लोगों पर की गई है, सिर्फ 200 लोगों पर की गई है। और वो 200 लोग अलग अलग शोबाजात के नहीं थे, अलग अलग फील्ड्स के नहीं थे। वो 200 लोग सिर्फ अकाउंटेंट्स थे और इंजीनियर्स थे। अब लेस इंपॉर्टेंस टू हाइजीन फैक्टर्स, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस ऑथर ने क्या किया है कि हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। फिर एक तरह का क्रिटिसिज्म ये भी है कि सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पर बात नहीं की गई है। देखिए सेटिस्फेक्शन, आप जॉब से खुश है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है, आपकी स्टीम नीड पूरी हो रही है, आप सेटिस्फाइड है। लेकिन प्रोडक्टिविटी पर बात नहीं की गई है। अगर एक आदमी सेटिस्फाइड है तो क्या वो 100% काम करेगा, इस पर बात नहीं की गई। आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, वहां पर उन्हें सब कुछ मिलता है, सैलरी मिलती है, मान सम्मान मिलता है, उनके वर्किंग आवर्स कम होते हैं, उसके बाद भी वो काम नहीं करते हैं। यानी कि प्रोडक्टिविटी पर यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो सब कुछ हासिल होने के बाद भी जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो तहरीक के लिए, तहरीक किस बात के लिए, काम करने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलना चाहिए, बूस्ट मिलना चाहिए लोगों की जरूरत को मुकम्मल करने के लिए, तो वो बातें यहाँ पर पेश नहीं की गई है। तो अगली थ्योरी देख लेते हैं जो कि डगलस के जरिए से पेश की गई थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। 1957 में ये थ्योरी पेश की गई थी। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि इंसान, पूरी दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। अब दो तरह के इंसान किस तरह से होते हैं? एक में थ्योरी एक्स, यानी थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं तो आपको उन्हें कंट्रोल करना होगा, आपको उन्हें काम बताना पड़ेगा कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। वो आपके बताए हुए रास्ते पर सिर्फ अमल करेंगे, वो खुद से कोई काम करने की कोशिश नहीं करें। उन्हें डायरेक्शन की जरूरत होती है, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तब कहीं जाकर वो काम करते हैं। थ्योरी वाई में क्या होता है? थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो खुद से काम करना चाहते हैं, जो कमिटेड होते हैं अपने काम के हवाले से। उन्हें रेस्ट मिले ना मिले वो काम करना
चाहते हैं, उन्हें इंसेंटिव मिले ना मिले, वो खुद से मुतहर्रिक होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले मिसाल दी है, जापानीज लोग, चाइनीज लोग, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो काम करना चाहते हैं। थ्योरी एक्स में हम इंडियंस आते हैं, वो फ्राइडे की छुट्टी मिली, सैटरडे को छुट्टी डाल दी और फिर संडे मर्ज करके 3 दिन एंजॉय कर दिया, एक ट्रिप बना ली। तो थ्योरी एक्स में हम लोग आते हैं, थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स, तो 2 तरह की थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। डगलस ने ये पेश की थी, थ्योरी एक्स में जो काम करना नहीं चाहते और थ्योरी वाई में जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अब अगली थ्योरी हम देख लेते हैं, मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स अचीवमेंट। ये थ्योरी होती है मोटिवेशन ऑफ थ्योरी, जो कि पेश की गई थी 1960 में। किसके जरिए से पेश की गई थी? डेविड मैकलैंड के जरिए से पेश की गई थी। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया है कि 3 तरह की नीड बताई है, 3 तरह की नीड। अब उस 3 तरह की नीड क्या है? अचीवमेंट नीड, पावर नीड, एफिलिएशन नीड। अब यानी अब अचीवमेंट नीड में क्या है कि इसमें इंसान इसलिए काम करता है कि वो खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहता है, उसे अचीवमेंट चाहिए, उसे टारगेट चाहिए। अब एक इंसान है, वो काम कर रहा है तो उसका खुद का एक स्टैंडर्ड है, वो चाहता है कि काम लोअर लेवल पर भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा स्टेटस है, मेरा एक स्टैंडर्ड लेवल है, मैं इस काम को उस लेवल तक ले जाकर करने की कोशिश करूंगा। वो खुद के लिए टारगेट सेट करता है, तो उसकी खुद की अचीवमेंट्स के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। दूसरा होता है पावर नीड, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पावर चाहिए। अब पावर, जैसे मैंने अभी यूपीएससी की मिसाल दी थी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी क्रैक कर लिए, रैंक उनकी अच्छी आ गई, उन्हें आईएएस मिल रहा है, लेकिन आईएएस मिलने के बावजूद वो आईपीएस लेना चाहते हैं। देखिए आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सबसे बड़ी जॉब है, सबसे पावरफुल जॉब है। उसके बाद दूसरे नंबर की जॉब आती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आईएएस लेने के बजाय आईपीएस लेते हैं। क्यों? आईएएस एक ऑफिस में बैठकर काम करता है, लेकिन आईपीएस ग्राउंड लेवल पर काम करता है, जमीनी सतह पर काम करता है। आईएएस कार में बैठकर गुजर जाए, किसी को मालूम नहीं पड़ता। आईपीएस अगर बड़ी हाईवे से भी गुजर जाए तो एक रुतबा होता है, एक आदमी सिंघम टाइप बनना चाहता है, उसे एक बूस्ट मिलता है, एक वर्दी का रोब होता है, और जब वो गली मोहल्ले में चलता है तो लोग उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो एक पावर होती है, एक डिग्निटी होती है। तो यूपीएससी क्रैकर क्या करते हैं, आईएएस मिलने के बाद भी वो आईपीएस की पोस्ट पर जाते हैं। तो पावर, तो एक मोटिवेशन मिलती है पावर से। इसी तरह कोई टीचर ऐसा है जिसको चाहिए कि वो चाहता है कि मुझे पावर मिले, तो प्रिंसिपल को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि उसका रुतबा बढ़ा दे। क्यों? इसलिए कि उससे अगर काम लेना है तो उसमें जो एक नीड है, कौन सी नीड? पावर की नीड, उसे फुलफिल करना जरूरी है। अब जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या हम लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, एफिलिएशन, ये पावर नीड नहीं है, इसमें पावर कहाँ है? अब तो हम अपने स्टूडेंट्स को मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, पावर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या एफिलिएशन है, इसमें मान सम्मान, स्टेटस है। सोसाइटी में एक टीचर की वैल्यू होती है, उसका एक स्टेटस होता है, लोग उसको जानते हैं, लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो डेविड ने 3 तरह की नीड को बयान किए, अचीवमेंट नीड, पावर नीड, एफिलिएशन नीड। ये एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है कि इंसान को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। आपको मोटिवेशन आपके अचीवमेंट से मिलेगा, आपकी पावर से मिलेगा, आपके एफिलिएशन से मिलेगा। उसके बाद 5वीं थ्योरी को हम देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, यानी कि ERG थ्योरी। 1969 में ये थ्योरी आई थी। किसके जरिए से आई थी? एल्डरफर के जरिए से आई थी। इस थ्योरी में एल्डरफर ने 3 चीजों को बयान किया है, एग्जिस्टेंस को बयान किया, रिलेशनशिप को बयान किया, ग्रोथ को बयान किया। देखा जाए तो मास्लो की जो पहली थ्योरी हमने देखी थी उसी थ्योरी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या बताया गया? एक्सटेंशन में फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाए, सोशल नीड पूरी हो जाए। फिजियोलॉजिकल में हमने क्या देखा? तो रोटी कपड़ा मकान, और सोसाइटी से एक बॉन्डिंग चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा? सोशल नीड्स आ जाएंगे। ग्रोथ के अंदर क्या हो जाएगा? जो स्टीम नीड थी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, वो ग्रोथ में, यानी पहली जो 2 नीड थी कि सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड, ये उसने एल्डरफर ने किसमें बयान कर दी?
एग्जिस्टेंस में बयान कर दी। जो सोशल नीड्स थी वो किस में बयान कर दी? रिलेशनशिप में बयान कर दी। और अपर की जो दो नीड थी कौन कौन सी? सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो उसने बयान कर दी ग्रोथ में। यानी जो 5 फैक्टर्स है उसे मुख्तसर करके 3 फैक्टर में उसने बयान कर दिया है। तो ये 5 तरह की थ्योरी निकलकर सामने आती है। तो आइए तमाम थ्योरीज को जान लेने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन को भी हम समझ लेते हैं। मोटिवेशन एक साइकिल है जिसको इससे पहले कि एक पिक्चर के जरिए से हमने समझने की कोशिश की थी कि इंसान की पहले नीड क्रिएट होती है, नीड टेंशन में तब्दील होती है, उस टेंशन के जरिए से इंसान एक एक्शन प्लान तैयार करता है, उस एक्शन प्लान के जरिए से हम गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि मंजिल हासिल हो जाती है। तो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, एक मरहला है जो मुसलसल चलते ही रहता है। जब जरूरतें, ख्वाहिशें या नीड मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। जरूरत ईजाद की माँ है, उसी तरह इंसान की नीड उसे मोटिवेट करती है चीजों के हुसूल के लिए, मकसद तक पहुंचने के लिए। अब ये तहरीक जो उभारती है इंसान को किसी भी हदफ को हासिल करने के लिए, किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो 2 तरह की होती है। एक को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है, जबकि दूसरे को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इसे आप उर्दू में यह भी कह सकते हैं कि एक तहरीक, एक जज्बा, एक बूस्टिंग एनर्जी अंदरूनी होती है, जबकि दूसरी बाहरी होती है। एक मिसाल के जरिए से इस बात को हमने समझने की कोशिश की थी कि जब हम छोटे थे, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट थे, तो उस वक्त में हमारे पेरेंट्स, हमारे सरपरस्त, घर के जो बड़े अफराद होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते थे स्कूल जाने के लिए, होमवर्क करने के लिए, मदरसा जाने के लिए। स्कूल से वापस आने के बाद जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसका इआदा करने के लिए, उसका रिपीटेशन करने के लिए, होमवर्क करने के लिए। तो ये जो कुछ फोर्स हम पर अप्लाई की जा रही थी ये बाहरी थी, बाहर से आ रही थी, यानी किसी आउटसाइडर के जरिए से हमें मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर हुए, बालिग नजरी हम में आ गई, एक सोच, एक फिक्र हम में पैदा हो गई, और जब हम हायर स्टडीज करने लगे तो फिर कोई हमें बोलने वाला नहीं होता था कि इस वक्त आपको कॉलेज जाना है, इस वक्त होमवर्क करना है, इस वक्त असाइनमेंट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, अपनी ये स्किल्स को इन्हांस करना है। हम खुद से अपनी एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए तगदो करते हैं, कोशिशें करते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये जो फोर्स है, ये बूस्टिंग जो एनर्जी है, ये हमारे अंदर से आती है। ऐसे स्टूडेंट्स को सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स कहा जाता है, या ऐसी एनर्जी को, ऐसे मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। कुल मिलाकर आप ये समझने की कोशिश करें कि एक मोटिवेशन इंसान के अंदर की होती है, दूसरी मोटिवेशन इंसान के बाहर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हम जो कुछ भी करेंगे ये हमारी अंदरूनी मोटिवेशन होगी। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, हम आईएएस बन जाए, या हम फला सेक्टर में चले जाए, तो इस फैकल्टी को, इस डिग्री को, इस वर्थ को हासिल करने के लिए जो कुछ भी हम करेंगे वो बैरूनी फोर्स होंगे, वो बैरूनी मोटिवेशन होगा। उसको एक एग्जाम्पल के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, बल्कि 2 पिक्चर देख रहे होंगे। दोनों एक की फोटो है। एक जो है चिकन, या आप चूजा कह लीजिए कि चूजा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी फिगर में, दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किचन में अंडे को ब्रेक किया जा रहा है ऑमलेट बनाने के लिए या फिर कोई भी डिश बनाने के लिए। दोनों पिक्चर में एक बात कॉमन है, एक बात मुश्तरक है। वो कॉमन क्या है कि दोनों सूरतों में अंडा ब्रेक हो रहा है, दोनों सूरतों में अंडा टूट रहा है, फूट रहा है। लेकिन एक फर्क भी दोनों में पाया जाता है। देखिए फर्क क्या है, जब किचन में
हम ऑमलेट बनाने के लिए या कोई डिश बनाने के लिए या कोई रेसिपी बनाने के लिए अंडे को फोड़ते हैं, तो उस अंडे में जो मौजूद जिंदगी है वो खत्म हो रही है, वो बर्बाद हो रही है, वो नेस्त नाबूद हो रही है। लेकिन दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अंडा ब्रेक हुआ और उसमें से एक नई जिंदगी नमूदार हुई, चूजे की शक्ल में, मुर्गी के बच्चे की शक्ल में। अब एक जगह जिंदगी आबाद हो रही है तो दूसरी जगह जिंदगी बर्बाद हो रही है, जबकि दोनों सूरतों में अंडा फूट रहा है। लेकिन आबाद होने और बर्बाद होने में अगर आपने बारीक बीनी से जायजा लिया होगा तो एक फर्क को आप महसूस कर सकते हैं कि जब अंडे में मौजूद जिंदगी बर्बाद हो रही है, उस पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो बाहर से आ रही है, वो बाहर से उसे फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब जिंदगी आबाद हो रही है उसमें आप देखिए चूजा अंडे को फोड़ता है, लेकिन उसको वो फोड़ना, वो टच करना, वो ब्रेक करना, वो किसी बाहरी फोर्स के जरिए से नहीं है, बल्कि वो अंदरून से है। अंदरूनी सतह पर वो चोंच मारते हैं, अंडा ब्रेक होता है, तब कहीं जाकर एक जिंदगी आबाद होती है। तो जहां कहीं भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा वहां पर सक्सेस रहेंगी, वहां पर कामयाबी रहेंगी, वहां पर इंसान के अचीवमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और जहां कहीं भी बैरूनी फोर्स है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वहां पर उतनी ज्यादा वाफर मिकदार में कामयाबी या सक्सेस देखने को नहीं मिलती है। अब आइए थ्योरीज के बाद, टाइप्स के बाद, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन के बाद हम कुछ ग्रेटेस्ट मोटिवेटर को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल कौन कौन है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए सबसे ग्रेटेस्ट मोटिवेटर है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने हयात है, हमारे लिए आइडियल है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेस्ट क्रिएशन है, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। उनका कैरेक्टर, उनकी काइंडनेस, उनका कंपेशन, उनकी मर्सी, उनका ग्रेटिट्यूड, उनका थैंकफुलनेस, उनका अबेडेंस, उनका करेज, उनका फियरलेसनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये तमाम वो औसाफ है, वो खसाइस है जो एक इंसान में या एक बेहतर इंसान में होने चाहिए और उन औसाफ को हमें इख्तियार करना चाहिए। तो एक बेस्ट मोटिवेटर है हमारे लिए, वो हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए आइडियल है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की थी, इस्लाम की दावत देना शुरू की थी, तो कैसे मसाइब, कैसी मुश्किलात, कैसी मुसीबतें उन पर आन पड़ी थी। जो लोग उन्हें सादिकुल वादुल अमीन कहते थे वो लोग उनको छोड़कर जा चुके थे। कभी आप अपने शिकम पर पत्थर बांधते हैं, कभी दरख्तों की छालों को चबाते हैं, कभी पत्तियों को चबाने की कोशिश करते हैं। आपको यहां तक परेशान किया गया कि जिस रास्ते से आप गुजरा करते थे वहां पर कांटे बिछा दिए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में गर्द गुबार, कूड़ा करकट आप पर डाल दिया जाता था। 3 सालों तक के शाब अबी तालिब में आपका बाइकाट किया गया, लेकिन आपने हिम्मत का, जवामर्दी का मुजाहरा किया, तवक्कुल का मुजाहरा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत पर यकीन रखा, इस्लाम की दावत पेश करते रहे। और वो फिर कैसी बाद बहारी चलती है, कैसा बाग बहार खिलता है कि 10 से 20 सालों में मुसलमान खुद कफील हो जाते हैं, बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले बन जाते हैं। हजरत फारूक आजम के दौर में सैयदना फारूक आजम ने एक फरमान जारी किया कि हर साल की तरह इस साल भी जो ज़कात होंगी वो मुस्लिमों में तकसीम कर दी जाए, बैतुल माल में से जमा ना करवाया जाए। इसके बावजूद यमन के गवर्नर पूरा मालो मता लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते। सैयदना फारूक आजम गैज़ व गजब वाले, गुस्सा आ जाते। गवर्नर यमन को तलब किया जाता है, क्या तुम्हें बताया नहीं गया था कि इस मर्तबा ज़कात बैतुल माल में जमा नहीं करनी है बल्कि मुस्तहिकीन में तकसीम कर देनी है? तो यमन के गवर्नर कहते हैं बेशक आपका फरमान हम तक पहुंच गया था। यमन से इसी सोच में मैं निकला कि जो भी मुस्तहिक ज़कात नजर आ जाएगा मैं उसको उस तक ये माल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यमन से मदीना मुनव्वरा आ गया, लेकिन एक भी मुस्लिम ऐसा मुझे नजर नहीं आया जो ज़कात का मुस्तहिक था। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि यानी चंद सालों पहले हमारी पोजीशन ये थी कि दरख्तों के पत्ते चबाते थे और चंद सालों में ऐसा इनकलाब बर्पा हो गया
कि कोई भी ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आता, तो ये इनकलाब बर्पा किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कितना बड़ा इनकलाब है। अब इस इनकलाब से बढ़कर और क्या चीज हमें चाहिए मोटिवेशन के लिए, कि आपने जिंदगियों को सुधार दिया, अपनी जिंदगियों को आबाद कर दिया। वो मक्का के रहने वाले जिनके घरों में अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती तो एक बाप अपने हाथों से उस बेटी का गला घोट देता था, लेकिन बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि मुसलमान सिर्फ अपनी बच्चियों की नहीं बल्कि गैरों की बच्चियों की इज्जत के मुहाफिज बन गए, उनकी तीमारदारी करने वाले बन गए, उनकी किफालत करने वाले बन गए, उनकी तालीम और तरबियत करने वाले बन गए। एक तालीमी इनकलाब, बच्चों की जिंदगी का इनकलाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा कर दिया था। हुज्जतुल विदा को आप देखने की कोशिश करें कि कैसा मोटिवेशन आपने फराहम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम में किसी गोरे को काले पर बढ़तरी हासिल नहीं है, किसी अमीर को किसी गरीब पर बढ़तरी हासिल नहीं है। जितने भी नस्ली इम्तियाज थे, जितने भी नस्ली भेदभाव थे, सबको खत्म कर दिया गया, खून माफ कर दिया गया, सूद को हराम करार दे दिया गया। बहुत सारे इनकलाबात रूनुमा हुए। मक्का वालों का दस्तूर यह था कि जब वो सोते तो आखिरी घुट शराब का पीकर सोते थे, और जब बेदार होते तो पहला घुट शराब का पीते थे। जब बच्चे की विलादत होती तो माँ दूध बाद में पिलाती थी, बाप पहले शराब पिलाया करता था। लेकिन शराब हराम कर दी गई, हर एक ने अपने मटके फोड़ दिए और हर कोई तहारत पर मबनी बातें करने लगा, उनका किरदार बोलने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों के हवाले से बयान करते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इसमें से जिस किसी की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो बीइंग मुस्लिम हमारे लिए सबसे बड़े ग्रेटेस्ट मोटिवेटर है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अक़वाल का आप तज्जिया करने की कोशिश कीजिए, उनके अहादीस को आप पढ़िए, उनके फरमुदात का मुतालिया कीजिए, उनके फरामीन को आप देखने की कोशिश कीजिए। चंद मिसालें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी जुबान और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। यानी कि इंसानियत की बात की जा रही, इखलाक की बात की जा रही है, कैरेक्टर की बात की जा रही है, औसाफ की बात की जा रही है कि इंसान की जुबान से और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहने चाहिए। शरारत से बचने की बात की जा रही है, जुल्म से बचने की बात की जा रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक अच्छा आदमी औरतों के साथ इज्जत के साथ पेश आता है। यानी इज्जत निस्वा की पासदारी की बात की जा रही है कि किस तरह से हुकूक बयान किए गए हैं औरतों के। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी दौलत रूह की दौलत होती है। यानी इंसान को अपनी रूह पाक करनी चाहिए, नफ्स पाक करनी चाहिए, उसके ख्यालात पाकीज़ा होने चाहिए, हलाल और हराम में इम्तियाज होना चाहिए, बिला तफरीक हर किसी चीज की तरफ दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो चीजें इस्लाम के निजाम हिल्लत और हुर्मत में है उसकी पासदारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जिहाद, अब जिहाद क्या है? स्ट्रगल है। जिहाद जो है जिद्दोजहद है, जिहाद जो है कोशिश करने का नाम है, तगदो करने का नाम है। तो सबसे बड़ा जिहाद अपनी जान से लड़ना है, यानी अपने अंदर जो बुराई मौजूद है उस बुराई को खत्म करना है, गुनाहों पर उकसाने वाले नफ्स को खत्म करना है, जुल्म को खत्म करना है, शरारत को खत्म करना है। यानी जब एक इंसान ऐसे माहौल में रहने लगेगा जो जुबान से तकलीफ नहीं पहुंचाता, जो हाथ से तकलीफ नहीं पहुंचाता, जो अपने अंदर की बुराई को खत्म करने वाला हो, तो आप अंदाजा लगाइए हमारा एनवायरनमेंट कितना निखरा होगा, कितना सुथरा होगा, आसपास का माहौल कितना बेहतर होगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। यानी कि फिजिकल हेल्थ को नहीं बताया गया है और किसी भी किस्म की पावर को ताकतवर होने की निशानी नहीं करार दिया गया, बल्कि यह करार दिया गया है कि तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर वो है जो गुस्से को पी जाने वाला है। यानी आप खुद अंदाजा लगाइए कि हालत गुस्सा में किस तरह के नुकसानात हो जाते हैं। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने पहले ही इस वस्फ से बाज रहने की तलकीन की है। तो बीइंग मुस्लिम हमारे लिए सबसे ग्रेटेस्ट मोटिवेटर होंगे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, ये
निक की फोटो है जो दोनों हाथों से माजूर है, दोनों पैरों से माजूर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसे शख्स का जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, कितना दूभर होगा कि जो ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसकी वजह से पैदाइशी तौर पर ना उसके दोनों हाथ हैं ना ही दोनों पैर है। मनाजिर फितरत को वो एंजॉय करने से कासिर रहेगा। कैसा डिप्रेशन का माहौल होगा, कैसा फ्रस्ट्रेशन का माहौल होगा। तो बल्कि यहां तक कहा गया कि जब 10 साल का निक हुआ तो निक ने 10 साल में सुसाइड करने की कोशिश की थी, खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था, फना करना चाहता था। लेकिन फिर उसने एक आर्टिकल पढ़ा, एक मकाला पढ़ा और उस मकाले में बताया गया था कि मोटिवेशन क्या है, इंसान की एबिलिटी क्या है, इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए। वो जिस तरह है, जिस किस्म का है, जिस हालत में है, जिस सूरत में, उसे खुद को कबूल करना चाहिए। दूसरों को देखने के बजाय अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहिए, रागिब करना चाहिए। और जिंदगी का जब ये फलसफा निक ने समझ लिया, जान लिया, तो आज इस वक्त वो दुनिया का फेमस ऑथर है, एक मुसन्निफ है, बेहतरीन कलमकार है, इंटरनेशनल स्पीकर है। तो अंदाजा लगाइए निक जैसा इंसान जब दूसरों को इंस्पायर कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से आप में और हम में तो बहुत सारी एबिलिटी है, बहुत सारी सलाहियत है। हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, खुद से मुतहर्रिक हो सकते हैं अपने गोल के हवाले से, अपने टारगेट के हवाले से, अपने अचीवमेंट के हवाले से। तो हमें खुद को मुतहर्रिक करने की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ब्रायन एक्टन और जेन कॉम की तस्वीर है। ये ब्रायन एक्टन कौन है, जेन कॉम कौन है? ये व्हाट्सएप के मुअज्जिद है, इन्होंने व्हाट्सएप को बनाया है। अब कैसी अजीब ट्रेजेडी इनके साथ हुई थी, आप उसको अंदाजा लगाइए। साल 2009 में ये लोग पहुंचे थे फेसबुक के पास कि भाई हमें जॉब दे दीजिए, हम आपके यहां पर मुलाजमत करना चाहते हैं, हमें सर्विस चाहिए, हम आपके यहां पर जॉब हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फेसबुक ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था, फेसबुक कंपनी ने इनको जॉब देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आप ब्रायन एक्टन का ट्विटर हैंडल तलाश कीजिए। साल 2009 में उन्होंने ट्वीट किया था और बताया था कि किस तरह फेसबुक कंपनी ने उन्हें जॉब देने से मना कर दिया। फिर ब्रायन एक्टन अपने दोस्त जेन कॉम के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाते हैं मोबाइल का, जो था व्हाट्सएप। ये स्टैटिक सिंबल था, स्टेटस के लिए इस्तेमाल होने वाला था। यानी आज आप और हम जिस तरह का व्हाट्सएप यूज करते हैं, अपने इनिशियल स्टेज में व्हाट्सएप की ये सूरत हाल नहीं थी। ब्रायन एक्टन के साथ होता यह था कि वो जब जिम जाते थे वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनके दोस्त उन्हें कॉल किया करते थे, फोन किया करते थे। और चूंकि ये वर्कआउट कर रहे होते थे तो ये फोन उठाने से कासिर थे, माजूर थे। फिर होता क्या था, रिलेशन खराब होते थे फोन नहीं उठाने की वजह से। आपके हमारे साथ भी इस तरह के तजुर्बात काफी मर्तबा हो चुके होंगे। तो ब्रायन एक्टन ने ख्याल किया कि क्यों ना एक ऐसा ऐप तैयार किया जाए जिसमें हम मौजूदा सिचुएशन को, मौजूदा सूरत हाल को बयान कर सके। तो उन्होंने व्हाट्सएप बनाया जिसमें वो स्टेटस लगाते थे कि मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं, इस वक्त जिम में हो, इस वक्त खाना खा रहा हूं। तो सामने वाला अज खुद समझ जाता था कि जिम में है तो हमें फोन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर वो मैसेजिंग ऐप के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। बहुत बार में उस एप्लीकेशन को अपडेट किया गया, उसमें टेक्स्ट मैसेज किए जाने लगे, उसमें फोटो भेजी जाने लगी, उसमें ऑडियो भेजी जाने लगी, उसके बाद में वीडियो शेयरिंग का ऑप्शन आ गया। फिर हम अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो एक पॉपुलर एप्लीकेशन बन गई। यानी कि आज तो हर कोई व्हाट्सएप का मोहताज नजर आता है। यानी नींद में से उठने के बाद इंसान सबसे पहला काम यह करता है कि व्हाट्सएप चेक करता है क्या आया है, किसने क्या भेजा है, कौन सा मैसेज है, कौन सी नोटिफिकेशन है, किस तरह का मैसेज सर्कुलेट कर रहा है। तो जब इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी मारूफियत को देखा गया, काफी मशहूर हो गया। तो जिस फेसबुक कंपनी ने साल 2009 में ब्रायन एक्टन और जेन कॉम को सर्विस देने से मना कर दिया था, उसी फेसबुक कंपनी ने साल 2014 में व्हाट्सएप को $16 बिलियन में खरीदा था। यानी एक छोटे से ऐप को
करोड़ों अरबों रुपये में खरीदा गया। उन लोगों के ऐप को खरीदा गया जिन्हें पहले सर्विस देने से भी मना कर दिया गया था। तो ऐसे लोगों की जिंदगियों को हमें देखना है जो पहले नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश को, अपने स्ट्रगल को, अपनी जर्नी को खत्म नहीं किया। वो मुसलसल तगदो करते रहे, मुसलसल कोशिश करते रहे, मुसलसल ट्रायल करते रहे और एक न एक दिन जाकर उन्हें सक्सेस हासिल हुई है। आप जकरबर्ग की मिसाल को देख सकते हैं। मार्क जकरबर्ग फेसबुक कंपनी के ओनर है। इन्होंने फेसबुक को लॉन्च किया है, उन्होंने फेसबुक को बनाया है। आज ये सोशल नेटवर्किंग में एक अहम साइड बन चुकी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी फेसबुक का इस्तेमाल करती है। उस पर पिक्चर शेयर किए जाते हैं, वीडियो शेयर की जाती है, उस पर रील बनाए जाते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट को फॉरवर्ड किया जाता है। अब मार्क जकरबर्ग बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड आदमी नहीं है, बल्कि वो फ्रेंड्स बनाने में अनेबल हुआ करता था, उसके दोस्त नहीं बनते थे। उसमें खामी थी, उसमें कमी थी, लोग उसके दोस्त नहीं बनते थे। लेकिन उसने फेसबुक को लॉन्च किया और फेसबुक के जरिए से आज पूरी दुनिया एक दूसरे की दोस्त बनी हुई है। यानी कि उन्होंने अपनी कमियों को जांच कर, परख कर उसे दूर करने के लिए एक रास्ता इजाद किया है। फेसबुक के जरिए से आज हर कोई आपस में जुड़ा हुआ नजर आता है। तो इस तरह से हम मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दोस्त नहीं बन रहे, मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जिसके जरिए से ना सिर्फ मेरी वो एबिलिटी दुनिया तक पहुंचेंगी, बल्कि उसके जरिए से वो आदमी माशी तौर पर काफी मजबूत भी हुआ है। आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको मजबूती से अपने ख्यालात के ऊपर डटे रहना है। जब आप इस तरह के ख्यालात पर डटे रहेंगे तो ऑटोमेटिक मंजिल मकसूद आपको हासिल होती जाएंगी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एंड्स की फोटो है, चूटियों की फोटो है। एक नन्ही से चूटी किस तरह से अपने वजूद से बड़ी चीज को उठाकर चलती हुई नजर आती है। वो चाहे लकड़ी का तिनका हो, चाहे वो शक्कर का दाना हो या दरख्त की पत्तियां हो, वो हार नहीं मानती, वो आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है, वो कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं होती है। तो इस तरह की इन जनरल मिसालें हम अपने गिरदोपेश में भी देख सकते हैं। यानी कि हमें किसी चीज से मायूस नहीं होना है। खुशी और गम, कामयाबी और नाकामी, ये जिंदगी की आंख मचोली है जो हमारे साथ जिंदगी भर चलने वाली है। कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, वो हमारी जिंदगी का लाजमा बन चुका है। हमें उनके साथ समझौता करना होगा। हमारा रवैया मुस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उनके साथ हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। नाकामी है, उससे मायूस नहीं होना है, दिल बर्दाश्त नहीं होना है, गुमनामी के अंधेरों में खो नहीं जाना है, बल्कि अज़्म के साथ, इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ आगे बढ़ते रहना है। और जब सब्र, इस्तिकामत, हौसला, हिम्मत, जवामर्दी, यकीन, ये तमाम तर औसाफ हम में पैदा होंगे तो यकीनन अंधेरे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद हम रोशनी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्दा है जो वह हो नहीं सकता। तो बस आपको डटे रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कामयाबी हमारी आखिरी मंजिल नहीं है और नाकामी मायूसी की आखिरी मंजिल नहीं है। यानी कि हौसला कायम रखते हुए आगे बढ़ना ही असल जिंदगी है। ज़हन को, फिक्र को, यकीन को, इरादे को मुतजलजल होने से बचाना है और मुसलसल आगे बढ़ते रहना है। ब्रायन एक्टन की मिसाल को आप देख सकते हैं कि वो अगर मायूस हो जाते तो शायद आज अंधेरों में गुम हो जाते थे, लेकिन वो मायूस नहीं हुए, आगे बढ़ते रहे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आप देख सकते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया है, लेकिन जब उन्होंने टेलीफोन बनाया और अपनी रियासत के सदर के सामने उन्होंने टेलीफोन को पेश किया तो सदर मुमलिकत ने कहा था कि चीज तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है,
लेकिन कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जो जमाना है 1847 टू 1922 का जमाना है, उस दौर में यानी आज से 100 साल पहले सदर मुमलिकत ये कहते थे कि ग्राहम बेल, तुमने ग्रामोफोन तो बना लिया है लेकिन कोई इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। और 100 सालों के बाद आप देख सकते हैं कि कितना कुछ जमाना बदल चुका है। आज जूनियर केजी का, सीनियर केजी का बच्चा भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मोबाइल के जरिए से करने की कोशिश कर रहा है। पहले सदर मुमलिकत ये कहता था कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, आज घर का बच्चा बच्चा मोबाइल का आदी हो चुका है। मोबाइल के जरिए से वो अपनी एबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाकामी हाथ आई थी, लेकिन उनकी नाकामी से बहुत सारी कामयाबी के दरवाजे खुले थे। थॉमस एडिसन को आप देख सकते हैं, जिन्होंने बल्ब बनाया था। तकरीबन 10,000 मर्तबा वो बल्ब बनाने में नाकाम हुए थे, लेकिन वो उस नाकामी को थॉमस एडिसन ने क्या कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डेट वॉन्ट वर्क। मैंने 10,000 ऐसे रास्तों को दरियाफ्त किया है जो काम नहीं करते हैं, एक ऐसे रास्ते को तलाश किया है जो कामयाबी की तरफ जाता है। थॉमस एडिसन ने बहुत सारी चीजों को इजाद किया, फोनोग्राफ बनाया है, मोशन पिक्चर कैमरा उन्होंने बनाया है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब उन्होंने तैयार किया। तकरीबन 1093 सक्सेसफुल इन्वेंशन ये थॉमस एडिसन के बताए जाते हैं। वो अपने मुतहर्रिक थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इनके हवाले से गालबन ये बताया जाता है, ये कहानी मिलती है कि जब वो बचपन में स्कूल में जाया करते थे तो बहुत कुन जहन थे, उन्हें मेंटली इल करार दिया गया था, इल कहा गया था टीचर के जरिए से। एक लेटर लिखा गया था उनकी माँ को, और लेटर लेकर उन्हें स्कूल से घर भेज दिया गया था। जब ये घर पहुंचे तो माँ से पूछा कि टीचर ने लेटर में क्या लिखा है, तो माँ कहती है कि टीचर आपके कहते हैं कि आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हमारे यहाँ ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। एक मोटिवेशन मिला, एक बूस्ट मिला कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मैं बहुत ज्यादा काबिल हो। और फिर उन्होंने बहुत सारी इजाद करने की कोशिश की। जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, जब उनके मदर का इंतकाल हुआ, तो उन्हें वो बॉक्स मिला जिसमें वो लेटर लिखा हुआ था। जब लेटर निकाल कर खोल कर पढ़ा तो उसमें हकीकत सामने आती है कि लेटर में लिखा हुआ था, टीचर कहते हैं कि तुम्हारा जो बच्चा है वो इस काबिल नहीं है कि हम उसे पढ़ा सके, हम उसे पढ़ाने के काबिल नहीं है। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, जबकि उनकी मां ने उनसे कहा था कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, स्किलफुल है। तो इस तरह से एक मां के मोटिवेट करने पर एक कुंद जहन बच्चा भी जहीन बनकर निकलकर सामने आता है। आप फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को देख सकते हैं। 39 इयर्स की एज में पोलियो से वो मफलूज हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना हौसला जवान रखा, और उसके बाद वो 4 मर्तबा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उन्हें ग्रेटेस्ट यूएस प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के तौर पर उन्होंने बहुत सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। तो एक बेहतर पर्सनालिटी के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के हवाले से आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पीएचडी कर रहे थे, जब डॉक्टरेट का मकाला उन्होंने सबमिट किया था यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा, तो उनके थेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया था ये कहकर के आपकी थेसिस आपके टाइटल से मैच नहीं खाती है, मुताबिकत नहीं रखती है। और आज देखिए हर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरियात से मुत्तफिक नजर आता है, वाकिफ नजर आता है, उन्हें एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे अफराद आपको नजर आएंगे जो इब्तिदा में नाकाम हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें कामयाबी मिली और वो आज दुनिया के लिए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के तौर पर देखे जाते हैं। तो मैं डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार साहिबा और डॉक्टर कनीज फातिमा लोधी मैम का ममनून और मशकूर हो कि उनके डिपार्टमेंट के जरिए से जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स का इनेकाद किया गया है, जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें यूनिट 3 लेने के लिए उन्होंने मुझे मदऊ किया। बकिया का सिलेबस भी
बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बेनिफिशियल है, स्किल्स को डेवलप करने वाला है। अदर रिसोर्स पर्सन उसको आपके सामने पेश करेंगे। आज की यूनिट 3 हमारी यहां पर खत्म होती है। गूगल क्लासरूम पर एमसीक्यूज दिए जाएंगे, नोट्स दी जाएंगी, पीपीटी शेयर कर दी जाएंगी, पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगी। आप उससे इस्तेफादा करें और अगर किसी किस्म की दुश्वारी आती है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।